दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्ट लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों सेकंड है, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों मैं आपकी 90 नंबर की तैयारी दोस्तों करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे दोस्तों बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन या लिंक आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके लिए लेके आया हूँ, चाहे फर्स्ट इसका पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया, आज सेकंड प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, जिसमें मैं आप सभी के लिए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ बाल विकास के, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण या यूवीएस के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, अक्ल की दुम, आस्तीन का साफ या आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए दोस्तों जो सही मुहावरा है वो क्या है? आस्तीन का साफ होना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपकी सीटेट या यूपी टेट एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, या उन्मूलन का अपोजिट या विलोम या उल्टा शब्द क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। तो दोस्तों उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। उस उत्थान का विलोम क्या होगा दोस्तों? पतन होता है। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक है, अवनति का उन्नति होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि पुनर्जन्म में किस संधि का यूज हुआ। जैसे दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः जो होती है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों पुनर्जन्म में किस संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या होगा? पुनः प्लस जन्म होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, अर्थात आदिकाल को किस नाम से पुकारा? ठीक है, चारण काल, वीर काल, आदिकाल या बीजोपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? मतलब यह किसके द्वारा लिखा गया है? आलम, बोधा, घनानंद या ठाकुर के द्वारा। तो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है किसका पंक्ति है? घनानंद का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चिंतामणि, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह? कभी कभी पूछ लेता है कि चिंतामणि क्या है। चिंतामणि जो है आत्मकथा है या निबंध संग्रह है या क्या है? ठीक है दोस्तों, कथा है। तो ये दोस्तों क्या है? एक निबंध संग्रह है। तो किसके द्वारा किया गया है इसका निबंध संग्रह? बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, करा है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1903 या 1900 या 1905 में। तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1893 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना। तो कालिंदी किसका पर्यायवाची दोस्तों? यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कारक मुख्यतः आपके कितने
प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, ये सभी क्या हैं? एक कारक होते हैं। तो कारकों की संख्या कितनी है? 8 कारक हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ड है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो च छ ज झ इचु यशा नाम तालु। दोस्तों इसका सूत्र होता है इचु यशा नाम तालु। तो एक किसके अंतर्गत आते हैं? चा तालु के। जो भी च वर्ग होता है दोस्तों, च वर्ग पूरा किसके अंतर्गत आता है? वो तालु के अंतर्गत आता है। और क वर्ग जो है किसके अंतर्गत आता है? कंठ के वर्ग के अंतर्गत क वर्ग आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहां से दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि किसके हैं? बाल विकास के। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास से किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि पियाजे के अनुसार। दोस्तों कहीं पूछ लेता है कि पियाजे ने किस विकास का चरण दिया है? संज्ञानात्मक विकास का चरण किसके द्वारा दिया गया है? और पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास को। और इनके द्वारा कितने चरण को दिया गया है? 4 चरण दिए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए गए हैं। तो उसमें से दोस्तों जो पहला चरण है कौन सा है? संवेदी प्रेरक चरण। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी गामक अवस्था जो होती है बच्चे के 0 से लेके 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? बच्चा उसमें वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए के निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? पूछ रहा है कि एक प्राथमिक स्तर का शिक्षक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना, पढ़ाने की उत्सुकता होना, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, धैर्य और लगन। दोस्तों जो इसमें प्राथमिक स्तर के शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो बताया गया वो क्या है? धैर्य और लगन होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय? तो कौन सा विषय वो सबसे अच्छा होता है? मेरा परिवार। क्योंकि दोस्तों बच्चा जो है परिवार में ही प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उसकी माँ होती है दोस्तों। और कुछ भाषाएं जो होती हैं दोस्तों वो अपने परिवार में ही सीखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा जो होती है किस तरफ इंगित करती है? कि सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधियां, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। दोस्तों समाकित जो शिक्षा होती है या कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा जो होती है कि सभी बच्चों का स्वागत करती है, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या भिन्न रूप से योग्य बच्चे हों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? बच्चों में भाषा कौशल जो होता है उसका विकास किस क्रम में होता है? या बच्चा पहले पढ़ना सीख लेता है फिर लिखना सीखता है, या पहले पढ़ना सीख लेता है फिर लिखना सीखता है, ठीक है, या फिर सुनना सीखता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि बच्चों में भाषा कौशल विकास का कौन सा क्रम सही है? तो क्रम जो आपको बता दें कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है। मानव व्यक्तित्व जो होता है किसका परिणाम होता है? केवल आनुवंशिकता का,
पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो आपको बता दें दोस्तों, मानव व्यक्तित्व जो परिणाम होता है किसका होता है, आनुवंशिकता का और वातावरण की अंतःक्रिया की। वातावरण और आनुवंशिकता उसकी क्या दोस्तों, आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो जाए वही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चे का जो मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो दोनों से प्रभावित होता है, उसकी आनुवंशिकता से भी और उसका जो वातावरण, जिस वातावरण या जिस क्षेत्र में वो रह रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसके प्रदर्शित करते हैं। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरीके या अलग अलग ढंग से सीखते हैं। तो इसमें एक कह रहा है कि शिक्षार्थी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। दोस्तों अनुशासन करना, बच्चों के साथ कड़ाई से पेश आना बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो नेगेटिव वर्ड होते हैं, अनुशासन, ठीक है, दबाव डालना, ठीक है, ये सारी चीज़ जोर जबरदस्ती करना, ये सभी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होते हैं। आप तुरंत उसको गलत कर दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सिर्फ महान व्यक्तियों में बोलकर आप बच्चे के सामाजिक मूल्यों को विकसित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सिर्फ अच्छी कहानियां सुनाने से उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आदर्श रूप से बर्ताव करना पड़ेगा। जो शिक्षक है दोस्तों उसको अपना जो व्यवहार है वो आदर्श तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिएगा, कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो किस ओर संकेत करती हैं, वो कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थियों को जो त्रुटियां होती है उनके सीखने की ओर इंगित करती हैं कि बच्चा जो है वो किस तरीके से सीख पा रहा है या कहाँ उसमें कमी रह गई है। ये सारी चीज़ें दोस्तों वो इंगित करती है उसकी क्या, उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां या गलतियां, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बच्चा जो ग्रसित है, दोस्तों एक बच्चा जो ग्रस्त है किस बीमारी से, वह सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको सा और वाज एक टाइप से दिखाई देते हैं और न्यूक्लियर और अनक्लियर जो है दोनों एक टाइप दिखाई देते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि वो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम है या दिक्कत है, ठीक है। तो इस प्रकार के विकार को क्या कह सकते हैं कि शब्द जंबलिंग विकार, डिसलेक्सिया या डिसलेक्सीमिया या डिस्मोर्फीमिया। तो इसको दोस्तों क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। अगर बच्चे को पढ़ने संबंधी दिक्कत है तो उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। अगर बच्चा लिखने में कमी है, लिख नहीं पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे। अगर बच्चे में कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है, डिसकैलकुलिया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके पर्यावरण या ईवीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके चाहे पेपर आपका सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो दोस्तों, सभी में ईवीएस जो होता है 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका जो सीटेट होता है, सीटेट में 15 नंबर के दोस्तों एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ दोस्तों आपके पेडोलॉजी पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है देखिए, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। पूछ रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन या यस आर दास। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, हीरालाल जे कानिया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? में प्रदूषण या घटता भूगर्भ जलस्तर या वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक जो होता है दोस्तों किससे संबंधित होता है? विलुप्ति के करीब जो ऐसे हैं जो कि एकदम विलुप्त के करीब हैं या विलुप्त हो जाएंगे, इसके बाद दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, उनके बारे में इस रेडा बुक में उनके बारे में डेटा है, ठीक है, या उनसे संबंधित है। और वायु प्रदूषण का एक जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है, कैसे पता चलता है कि वायु प्रदूषण आता है? लाइकेन होता है दोस्तों, लाइकेन जो होता है उससे पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कौन सा वर्णक ऐसा होता है कि जो पौधों में पाया जाता है और उसके कारण पौधे जो होते हैं वो हरे भरे होते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीनॉयड या क्लोरोफिल। तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जो 74वां संविधान संशोधन दोस्तों उसका संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से या शहरी स्थानीय स्वशासन से या आपके संसद की शक्तियों से? वर्षा का पानी, ठीक है। तो 74वें संविधान संशोधन कौन दोस्तों? शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी वो किस सन में हुई थी। दोस्तों आपका सन पता होना चाहिए कि कब हुआ था। 1984 में घटना घटित हुई थी और किस गैस के रिसाव के कारण? मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब दोस्तों जो चलित वाहन होते हैं वह वाहनों में प्रयोग होने वाले जो गैस होते हैं दोस्तों, जब अर्ध मात्रा में जलते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर या 11 जुलाई, 16 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक। तो एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या है? कृषि वैज्ञानिक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि मिनी माता रोग ऐसी मछलियों को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिनी माता रोग ऐसी मछलियों को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है, ठीक है। उसको खाने से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी पूछ लेता है कि आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पे होता है? तो आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण किससे होता है? आर्सेनिक द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान को बनने में दोस्तों कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया दोस्तों विधि का शासन? इंग्लैंड से लिया गया। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्या क्रिया कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो हरे पौधे
पौधों का हरे होने का कारण क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो किसे सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।